Welcome to DSCJ Home Classes. It's an attempt to connect learner with the instructor, a digital initiative by the Directorate of School Education, Jammu. I'm Kamaljeet Kaur, presently working as a master in the School Education Department. My today's geography class is for class 10th and I'll be taking up the fourth chapter of NCERT book, and the chapter's name is Agriculture. This chapter is divided in two parts, so let's begin with the first part. एग्रीकल्चर यानी कि खेती। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर यानी कि खेती बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वह एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर से जितनी भी प्रोडक्शन होती है वह हम अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के काम भी आती है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है उसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे टी, कॉफी और स्पाइसेस, इन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है एग्रीकल्चर से हमें फूड सिक्योरिटी भी मिल रही है, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है और इससे क्या है, हमारा देश जो है आत्मनिर्भर हो रहा है, या हम कहेंगे कि सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो है एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कई सदियों से ये प्रोसेस हमारी कंट्री में चलता आ रहा है। हमारे देश में जो पुराने कल्टीवेशन के जो मेथड्स थे उनमें बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं और ये जो चेंजेस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? एक है फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब किस एरिया में फार्मिंग हो रही है, और उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, किसके लिए फार्मिंग हो रही है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तीसरा है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस, कि वहाँ की सोसाइटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस या फार्मिंग मेथड्स कैसे हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें सबसे पहले है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड देन कमर्शियल फार्मिंग। आइए पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव यानी कि पुराने तरीके की फार्मिंग। सबसिस्टेंस का क्या मतलब है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का ये मतलब है कि ये फार्मिंग जो है स्मॉल पैचेस में होती है। पीएसएफ में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड ले लेते हैं और उसको बर्न करते हैं। उसकी जो ऐश होती है उसमें हम सीड्स को सो करते हैं और उस पैच में 1 या 2 साल के लिए क्रॉप्स को उगाते हैं और बाद में हम उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं। और हम नया पैच सिलेक्ट करते हैं और यही बर्निंग एंड सोइंग का प्रोसेस दूसरे पैच में हम स्टार्ट करते हैं। इस फार्मिंग में हम प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं होता है। ये फार्मिंग जो है नेचुरल तरीके से होती है और ये मॉनसून्स और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है। कोई भी केमिकल्स या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है। इसलिए जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है वो स्मॉल स्केल में होती है और वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही होती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाती क्योंकि ये बहुत बेसिक टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग यूज करते हैं। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्मॉल पैचेस को बर्न किया जाता है और उसकी ऐश में सो किया जाता है और जब उस पैच की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो एक नया पैच लिया जाता है और वहां पर भी उसी टेक्निक स्लैश एंड बर्न टेक्निक को यूज किया जाता है। इस शिफ्टिंग से क्या होता है? इस शिफ्टिंग से सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिश किया जाता है। इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न टेक्निक्स को यूज नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंड जो है मोस्टली ट्राइबल लोग ही इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो एक छोटे से पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं
और उसे बर्न करते हैं फार्मिंग के लिए। उसकी जो एशेज होती है उनमें सीड लगाते हैं, वहां क्रॉप्स होते हैं 1-2 साल के लिए, फिर उस पैच को आइडल छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए, ताकि नेचुरल प्रोसेस से वो पैच फिर से फर्टाइल हो जाए। ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये देखिए, इसको पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में इसको कोनुकू कहा जाता है, ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मेजोल, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे और इंडिया में, मध्य प्रदेश में इसे बेवड़ या दहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में कोडू और पेंडा, ओडिशा में पामाधाबी और कोमन और ब्रिंगा 3 नामों से जाना जाता है ओडिशा में। वेस्टर्न घाट्स में इसे कुमारी कहा जाता है, साउथ ईस्ट राजस्थान में वॉलरे या वॉलरे, हिमाचल बेल्ट में इसे खिल कहा जाता है, झारखंड में इसे कुरुवा कहा जाता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है यहाँ इसे झमिंग कहा जाता है। ये जो बाकी नाम बेशक आप भूल जाएं, लेकिन ये जो झमिंग नाम है ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपने झमिंग नाम हमेशा याद रखना है। इस पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर झमिंग पे आते हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या पीएसएफ को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, झमिंग भी कह सकते हैं, और भी इतने सारे नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग है। तो जैसा कि इसका नाम है इंटेंसिव, मतलब सब कुछ बहुत इंटेंस होता है, प्रोडक्शन इंटेंस होती है, लेबर इंटेंस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फार्मिंग हाई पॉपुलेशन एरिया में की जाती है, इसमें लेबर ज्यादा लगती है, तो इसलिए हम इसे लेबर इंटेंसिव कहते हैं। इसमें हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन लगाए जाते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले। हमारी कंट्री में राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, इसकी वजह से जो लैंड है वो जनरेशन से जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जिसकी वजह से सबके हिस्से में थोड़ा लिमिटेड लैंड ही आता है, सबके हिस्से में लिमिटेड लैंड रह जाता है। इसलिए फार्मर्स की कोशिश होती है कि लिमिटेड लैंड से मैक्सिमम आउटपुट मिले, क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं होता है। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस प्रेशर की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ये प्रिमिटिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस मैंने बताए हैं, जैसे प्रिमिटिव इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड इंटेंसिव इज प्रैक्टिस्ड ऑन बिगर लैंड होल्डिंग्स। प्रिमिटिव में बेसिक टूल्स, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर आर यूज्ड, whereas in intensive farming modern inputs like high yield value seeds are used, chemical fertilizers, insecticides etc are used, क्योंकि हमें ज़्यादा productivity चाहिए होती है। Primitive में farmers they depend on monsoons and natural fertility of the soil, whereas intensive में irrigation facilities जैसे tubes, wells and canals are used. प्रिमिटिव में लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो और वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए होती है, whereas इंटेंसिव में लैंड प्रोडक्टिविटी इज हाई बिकॉज इट इज मेंट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल फार्मिंग, ये वो फार्मिंग है जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं जो कमर्शियल लिए की जाती है। ये फार्मिंग एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो लार्ज स्केल में की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ताकि मैक्सिमम आउटपुट हो, जिसकी वजह से अच्छी इनकम या ज्यादा प्रॉफिट आ सके। अब इसके फीचर्स के बारे में बताती हूँ। इसमें लार्ज लैंड होल्डिंग, ये जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि ये लार्ज स्केल में की जाती है। इसमें यूज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, जितनी भी मशीनरीज यूज की जाती है हाई लेवल की जाती हैं ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो।
फिर इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYV, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जिनसे कम फ्रूट्स उगते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा फ्रूट्स उगते हैं। तो इस फार्मिंग में ज्यादा आउटपुट वाले सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, जब एरिया ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो नेचुरल है कि हमें इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज भी बढ़िया ही करनी होंगी, तभी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आउटपुट ज्यादा होगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा होगा। फिर है इसमें यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। जब कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्शन होनी है तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स सब यूज किए जाते हैं प्रॉफिट के लिए। मेन पर्पस है प्रॉफिट। और इन सब का एक ही ड्रॉबैक है कि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कुछ सालों के बाद कम हो जाती है। अब जैसे कि राइस है वो है प्लांटेशन। आपने नाम सुना होगा प्लांट। ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही क्रॉप बहुत सारे एरिया में ग्रो किया जाता है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ व्हाट इज प्लांटेशन। रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है वेरियस एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। प्लांटेशन में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ये मैंने आपको पहले बताया। फिर यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं और माइग्रेंट लेबर्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमें इस प्लांटेशन में लेबर चीप चाहिए होती है और प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए माइग्रेंट लेबर को हायर किया जाता है ताकि कम पैसे दिए जाए। फिर इसमें गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और मार्केट फैसिलिटीज की जरूरत भी होती है। हमारा मेन एम होता है कि जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचा दिया जाए आसानी से। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो कौन सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब एग्जाम्पल किसके? सिंगल क्रॉप प्लांटेशन के। जैसे असम और नॉर्थ बंगाल में टी उगाई जाती है, कर्नाटका में कॉफी उगाई जाती है। ये सब जो है प्लांटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकेंड पार्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, खरीफ एंड राबी, और एक और भी है ज़ैद। तो पहले हम राबी क्रॉप्स की बात करें। राबी क्रॉप्स जो लगाए जाते हैं विंटर्स के स्टार्ट में, और इन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका बीज जो है मिट्टी में डाल दिया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग होती है समर्स में, यानी कि अप्रैल से जून में। तो राबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में मोस्टली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ इंडिया में रबी क्रॉप्स जो हैं लगाए जाते हैं, और उनका जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जिनकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है खरीफ क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप्स जो है लगाए जाते हैं मॉनसून में, यानी कि मई से जुलाई के बीच में। ये राबी के ऑपोजिट है। जब राबी की हार्वेस्टिंग की जाती है तब ये लगाए जाते हैं, और खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? राइस, मेज यानी कि मक्की, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन।
और भारत में कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न और कोस्टल रीजन में, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा तीन पैडी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिनका नाम है अस, अमन एंड बोरो। यहाँ ये तीन राइस की वैरायटी है। अब बात आती है क्रॉप्स की। राबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम जमीन को खाली, लैंड को खाली तो नहीं रखा जा सकता है, तो इनके बीच के टाइम में हम ज़ैद क्रॉप्स लगाते हैं, यानी कि मार्च से जून के बीच में। इस टाइम जितने भी क्रॉप्स लगते हैं वो वाटर इंटेंसिव फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि इस टाइम इनको उगाया जाता है, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर और वेजिटेबल्स। तो ये है ज़ैद क्रॉप्स। थर्ड पार्ट, मेजर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स है वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। सबसे पहले हम बात करते हैं राइस। राइस यानी कि चावल। मुझे लगता नहीं कोई दिन ऐसा होगा जब आप चावल नहीं खाते होंगे। चावल ना खाएं तो हमें लगता है कि हमारा खाना अधूरा है। चावल, आपने देखा होगा कभी चावल को लगे हुए उस जमीन में, वहां पर प्रॉपर इरिगेशन होती है, खूब सारा पानी होता है राइस के खेतों में, चावल के खेतों में खूब सारा पानी होता है। और ये पानी उसे कहाँ से मिलता है? ट्यूबवेल्स और केनाल से ये पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए राइस ऐसी जगह उगाया जाता है जहां प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इरिगेशन सिस्टम है वह बहुत अच्छा है। और अब सिर्फ इरिगेशन पे तो हम नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है वहां भी राइस लगाया जाता है। अब राइस क्रॉप को हाई टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। नॉर्थ के प्लेन्स और कोस्टल एरियाज में ये दोनों रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए राइस ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। और इसको जो एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया विश्व में दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। सबसे पहला कौन सा है? चाइना, और दूसरे नंबर पे है इंडिया। राइस जो है स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी कि प्राइमरी फूड। हर घर में चावल बनते हैं, इसे हर कोई खाता है। ये गरीब का खाना भी है, ये अमीर का खाना भी है, और पूरी इंडिया में, क्रॉस द इंडिया इसे बहुत पसंद किया जाता है। और राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब दूसरा क्रॉप व्हीट। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मेन क्रॉप है। व्हीट से आपको क्या मिलता है? आटा जो आप खाते हैं घर में, उसे हम बोलते हैं व्हीट। इसको जो है एनुअल रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर चाहिए होता है। व्हीट को जो उसका ग्रोइंग सीजन होता है उसमें थोड़ा कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम इसे ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। आपने व्हीट के दाने देखे होंगे कैसे गोल्डन ब्राउन होते हैं, तो वो ब्राइट सनशाइन की वजह से होते हैं। जब पकती है, धान जब पकता है तो वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, वो धूप से पकता है। अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो व्हीट खराब हो जाता है। इंडिया में दो इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स हैं। एक है गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन,
और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन प्लेन्स जो है मेजर व्हीट ग्रोइंग एरियाज हैं। व्हीट भी हमारे खाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब बात मिलेट्स की। मिलेट्स में आगे ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये 3 इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। इनको हम कोर्स ग्रेन्स या खुरदरे दाने भी कहते हैं। इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। इनमें कैलोरी काउंट भी अच्छा होता है, ये कैल्शियम फास्फोरस से बहुत रिच होते हैं। ज्वार, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार की। ज्वार जो है 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। इसे बहुत बारिश चाहिए होती है और ये एक रेन फेड क्रॉप है। इसका दूसरा नाम है सोरगम। ये मॉइस्ट एरिया में ही ग्रो करता है, इसे खूब बारिश चाहिए होती है और ये रिच है किसमें? पोटेशियम, आयरन एंड कैल्शियम, यानी कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होता है। तो जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं इंडिया में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब बात रागी की। रागी में भी आयरन और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको मैंने बताया मिलेट्स जो हैं बहुत ज्यादा इनमें न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये कोर्स ग्रेन्स हैं बट स्टिल इनमें जो है हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो रागी जो है ये ड्राई रीजन का क्रॉप है और ये ज्यादा बहुत अच्छा उगता है कहाँ पर? रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में, यहाँ पर ये बहुत अच्छा उगता है। मेजर जो रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। अब तीसरा मिलेट है बाजरा। बाजरा कहाँ पर उगता है? सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल पे। जो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा और इसका लीडिंग प्रोड्यूसर बाजरा का है राजस्थान। अब चलते हैं तरफ। मेज यानी कि मक्की, ये एक ऐसा क्रॉप है जो फूड की तरह भी यूज होता है और फॉडर की तरह भी यूज होता है। अब आप सोचेंगे फॉडर क्या होता है? फॉडर वो होता है जो हमारा लाइव स्टॉक खाता है, जैसे कैटल, शीप, गोट और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं। मेज को हम खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और फॉडर की तरह भी यूज करते हैं। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी कि बंगल सॉइल में उगता है और इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये कई स्टेट्स में खरीफ क्रॉप की तरह और कई स्टेट्स में जैसे कि बिहार में राबी सीजन में लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जिनकी वजह से मेज की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो मेज क्रॉप्स कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं इंडिया में? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। अब पल्सेस। पल्सेस का मतलब है दालें। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब पल्सेस जो है कई तरह की होती है। इंडिया is the largest producer and consumer of pulses in the world। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है पल्सेस की और बहुत ज्यादा कंजम्पशन भी है पल्सेस की। गरीबों के लिए चिकन का काम करता है क्योंकि इनमें इतना ज्यादा प्रोटीन और मिनरल कंटेंट होता है कि उनकी चिकन की कमी को पूरा कर देता है। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। पल्सेस बहुत ही हेल्दी डाइट होती है
और एक वेजिटेरियन के लिए दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। इनको कम सॉइल मॉइस्चर चाहिए होता है और ड्राई कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। पल्सेस जो है में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एक लेगुमिनस क्रॉप है। ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। पल्सेस को हम लेग्यूम्स भी कहते हैं। उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम ये मेजर पल्सेस हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। और मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब ये अब इस टेबल से आपको फूड क्रॉप्स की मैंने सारी डिटेल दी है कि राइस को कितना कौन सा सॉइल चाहिए होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल और मेजर रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पर ये अलग अलग फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, ज्वार, then बाजरा, रागी, मेज एंड पल्सेस। फोर्थ पार्ट पे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इनमें सबसे पहले सुगरकेन यानी कि गन्ना। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जिसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री के बीच है और जहां एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो, वहीं पर ये उगाया जाता है। जहां बारिश कम होती है वहां इरिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। शुगरकेन अलग अलग वैरायटी की सॉइल जो फर्टाइल हो और जहां पानी की कमी ना हो वहां उगाया जाता है। ये एक अडेप्टेबल क्रॉप है। इसको लगाने के लिए मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन इन द वर्ल्ड है आफ्टर ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है। शुगरकेन से हमें जो कच्चा माल मिलता है उससे शुगर बनती है, गुड़ बनता है, खांडसारी और मोलासेस बनता है। मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा। अब आते हैं सीड्स की तरफ। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? वो सीड जो हमें ऑयल देते हैं। तो इंडिया की जो टोटल सोन एरिया है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें से जो 12% एरिया है उनमें ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप में आता है। ऑल्सो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड है। तो वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं हमारी कंट्री में, पर मेजर ऑयल सीड्स जो हैं वो हैं ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मस्टर्ड यानी कि सरसों, कोकोनट, सीसेम यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं और लिनसीड। तो ग्राउंडनट या मूंगफली मेजर ऑयल सीड है। 50% ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन जो इंडिया में होती है वो ग्राउंडनट की होती है और मेजर प्रोड्यूसर ग्राउंडनट का है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान और फिर है तमिलनाडु। ग्राउंडनट जो है एक खरीफ क्रॉप है, लिनसीड और मस्टर्ड जो है राबी क्रॉप्स है। सीसेम और कैस्टर सीड जो है वो दोनों राबी सीजन में भी उगाए जाते हैं और खरीफ सीजन में भी उगाए जाते हैं। इन ऑयल सीड्स की जरूरत कहाँ होती है? इन ऑयल सीड्स की जरूरत होती है कुकिंग में और एज रॉ मटेरियल किसके प्रोडक्शन के लिए? सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। अब इसके बाद बेवरेज क्रॉप्स की तरफ। बेवरेज क्या होता है? बेवरेज का मतलब है कोई भी पेय पदार्थ पानी के अलावा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस कौन से? टी एंड कॉफी। और इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है टी और कॉफी का। सबसे पहले बात करते हैं टी की। टी से हम शुरू करते हैं। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप मैंने आपको पीछे बताया वो क्या है कि सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। टी जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में एज अ प्लांटेशन क्रॉप। क्यों किया था उन्होंने?
बिकॉज ब्रिटिशर्स को चाय पीना बहुत पसंद था, वो चाय बहुत ज्यादा पीते थे और चाय का जितना भी प्रोडक्शन होता था वो सारा इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम भी और आज भी हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में उगाई जाती है और इसको फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर वाला सॉइल चाहिए होता है। वार्म क्लाइमेट होना चाहिए बट मॉइस्ट फ्री होना चाहिए। टी की ग्रोथ के दौरान अगर बारिश की फुहार पड़े तो उसके लीव्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और टीज को सो करने से प्लग करने तक हमें राइट काइंड ऑफ लेबर चाहिए है। क्यों चाहिए है? ये लेबर इंटेंसिव होता है, इसके लिए बहुत मात्रा में सस्ती और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे स्किल्ड क्यों? स्किल्ड लेबर इसलिए क्योंकि सारे टी लीव्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सिर्फ चुनिंदा टी लीव्स को ही हमने चुनना होता है और ये काम स्किल्ड लेबर ही कर सकता है जिससे इसकी जानकारी होगी। मेजर जो टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स है हमारी इंडिया में, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, तो इनमें असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय एंड त्रिपुरा। 2015 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है चाइना के बाद। अब बात करते हैं कॉफी। कॉफी जो है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है कॉफी। कॉफी की बहुत सी वैरायटीज होती हैं। इंडियन कॉफी जो है पूरी दुनिया में अपनी अच्छी गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इंडियन कॉफी को नाम दिया गया है अरेबिका। अरेबिका वैरायटी जो है इनिशियली यमन से लाई गई थी और अब इसकी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। पहले इसकी कल्टीवेशन बुडान हिल्स में स्टार्ट की गई थी, अब ये नीलगिरी हिल्स से कर्नाटका में, केरला और तमिलनाडु में भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जो अरेबिका वैरायटी है इसको पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। 3.5% of total world production of coffee is produced in India और कर्नाटका जो है कॉफी का मेजर प्रोड्यूसर है। बेटा ये एक चार्ट है जिसमें फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो उनकी सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा रिक्वायर्ड है, रेनफॉल कितनी चाहिए और कौन कौन से मेजर रीजन्स हैं जहाँ पर ये उगाए जाते हैं। शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफी का ये चार्ट आप देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. Now, जो next 4 topics हैं that will be covered in the next video. Have a nice day.